ये जो ऐश प्लूम है मेजॉरिटी ये चाइना की तरफ हवाओं की वजह से चला जा सकता है, लेकिन आपके हिसाब से पूरा साफ होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, अच्छी बात सिर्फ उनके लिए ये है कि हमारे पास एक वॉल है, हिमालयन वॉल, वेरी टॉल वॉल ऑफ हिमालय। तो इतने ऊंचे पर्वत है, ऊंचाई 25,000 फुट तक, और उससे ज्यादा कुछ पीक्स तो उससे भी ज्यादा है। जी। एक बहुत लंबी सी रेंज है, जो कहाँ, काराकोरम रेंज से लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक ये हिमालय, इंक्लूडिंग टिबेटन प्लेटू जो है, बहुत हाई प्लेटू है। बिल्कुल। तो जितनी हाइट ज्यादा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है उसके रास्ते में। तो स्थिति उनके लिए थोड़ी बेटर ही कहूंगा, खराब नहीं होगी हमारे से। और ये जो जितनी हिमालयन रेंजेस है, ये ऑब्स्ट्रक्शन बन के उसको उस तरफ जाने से हो सकता रोकेगी, और उसका नुकसान हमें होगा। उनको हो सकता है उसके उस कंडीशन में थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जितने इंडो गंजेटिक प्लेन्स हैं, अगर ये हिमालयन रेंज के कारण दूसरी तरफ कुछ पार्टिकल नहीं जा पाए, तो वो हमारे ऊपर ही सीमित होकर रह जाएंगे। जी। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कुछ समय पाके ये जितने भी एश पार्टिकल हैं या दूसरे हार्म केमिकल पार्टिकल्स हैं, ये नीचे जरूर आएंगे, डिसेंड करेंगे, और ये नीचे वाली लेयर्स को भी प्रभावित करेंगे। जी। ये जो ऐश प्लूम है या वॉल्केनिक ऐश है, जैसे ही ये इरप्शन होता है, इसके भारत की ओर आने की जो खबरें आती हैं, उसके बाद डीजीसीए की ओर से एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, फ्लाइट्स रीराउट कर दी जाती हैं। तो ये ऐश विमानों के इंजन के लिए कितना खतरा हो सकती है, या एयरलाइंस पर इस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? बहुत जबरदस्त और बहुत ही जो इसको हम कहते हैं कि भयानक जो है स्थिति पैदा हो सकती है, इससे काफी डिजास्टर्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल कितना भी छोटा हो, जो कुछ भी हो, अगर वो इंजन, एरोप्लेन के इंजन में चला जाता है, इंजेस्ट हो जाता है, होगा क्या, क्योंकि वो जो टरबाइन इतनी तेजी से घूम रही है इंजन का जो है, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर होता है तो उसको इंजेस्ट करती है। इंजन एरोप्लेन पे चलता कैसे है, क्योंकि ऊपर जो भी एयर है उसको ही सक करता है, जी। उसके कारण ही उसको एनर्जी है। तो उस एयर में ही तो ये पार्टिकल जो है मिक्स हुए होंगे, जिसके कारण ये पूरी ऐश जो है उसके इंजन में चली जाएगी। और वो बहुत उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के लिए। उसी वक्त एकदम होके शायद पायलट को पता ना चले, पर जरूर उसका असर तो होगा। इसलिए बहुत ही मैंडेटरी है कि जो भी एरोप्लेन उस एरिया के वहां से उड़ान भर के आए हों, या उस एरिया में कभी आज और कल के दिनों में हो, उनकी चेकिंग जरूर हो जानी चाहिए इंजन की, ताकि अगर कोई डिपॉजिट है, हो गए हैं, पॉसिबिलिटी जरूर है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको क्लियर किया जा सके, ताकि किसी भी फर्दर और कोई नुकसान ना हो, उससे हमें बचा जा सके। ये तो एक लाजमी है कि वो इंस्पेक्शन, जो मशीन्स हैं, जो फ्लाइंग मशीन्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन एक जरूरी कदम होना चाहिए। पिछले 2 दिन से जो फ्लाई किए हैं उस एरिया में, और जो दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी, और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, क्योंकि ये कि बहुत ही एयर ट्रैफिक, एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में, जहां पे भी ये जो एश प्लूम की पहुंच जी। हुई है, बहुत ही डेंस एयर ट्रैफिक है। इसलिए सभी एरोप्लेन्स को इसका एक चेक तो जरूर हो जाना चाहिए कि कोई इंजन में कुछ खराबी या इसके कारण कोई डिपॉजिट तो नहीं हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं आए। उसका रिमूव होना बहुत जरूरी होगा, उसकी सर्विसिंग होनी बहुत जरूरी है, कदम होगा जी। जी, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो लोकल वेदर है उस पे अभी शायद देखने को ना मिले, लेकिन क्लाइमेट की अगर बात करूँ, तापमान, धूप या बारिश के पैटर्न में इस जो ऐश प्लूम है, क्योंकि देखिए आपने भी ज़िक्र किया कि एक वॉल है, हिमालयन रेंज की एक वॉल है, उसकी वजह से शायद ये जो ऐश प्लूम है चीन तक इतना ज़्यादा ना जाए, ज़्यादातर जो है भारत के प्लेन्स में ही रह जाए। तो इससे उन पैटर्न्स पर भी कोई बदलाव संभव है? देखिए, अच्छी बात तो ये होती कि इस वक्त जैसे सर्दी का मौसम है, कोई वेदर सिस्टम अगर होते जिसके कारण कुछ क्लाउड्स होते या कुछ वर्षा हो जाती, कुछ स्नोफॉल हो जाता किन्हीं क्षेत्रों में, उसके साथ तो सेटलमेंट होने की, जल्दी जल्दी क्विक जो सेटलमेंट है वो तो उसी के कारण हो पाता। वो ऐसा कोई स्थिति बन नहीं रही।
कुछ कुछ उम्मीद नहीं है। उन क्षेत्रों में भी, भारत के मैदानी क्षेत्रों में उनमें भी नहीं, और हिमालयन क्षेत्रों में भी कोई इक्का दुक्का छोटी मोटी डिस्टर्बेंस जरूर है, लेकिन उसके कारण कोई इतना फायदा नहीं होने वाला जिसके कारण कि ये एकदम से सेटल हो जाए। तो ये है कि मौसम जो है आजकल सर्दी की वजह से, तापमान की वजह से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। डिस्पर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट जो है, जो जितने ये हानिकारक पार्टिकल है, इसका डिस्पर्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है उसमें। और वेदर की वजह से, वेदर इज ए कंट्रोलिंग फैक्टर, अगर एक्यूआई बढ़ जाता है तो उसके लिए भी वेदर कंडीशन ही रिस्पॉन्सिबल रहती है, और अगर वो थोड़ा सही हो जाता है तो उसके लिए भी वेदर कंडीशन ही रिस्पॉन्सिबल है। तेज हवा चल जाए, तेज थोड़ी धूप निकल जाए, उसके कारण डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टेबल कंडीशन रहे तो उसके डिस्पर्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये तो हाई लेवल पे है, ये तो ट्रोपोस्फेरिक लेवल, और कभी कभी तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब लगभग लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा। जितने एरोप्लेन फ्लाई करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट, उनका जनरली फ्लाइट लेवल जो है 30,000 35,000 फुट और 30-40,000 के फुट के बीच बीच में रहता है। तो ये डायरेक्टली उसी एरिया में, उसी पॉकेट में है जिसमें कि जो प्लूम ऑफ ऐश, वॉल्केनिक ऐश है, उस क्षेत्र में है। मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हवा, जैसे मैंने बताया, पश्चिमी हवाएं होने के कारण ये और आगे उसको ले जा रहा है। और क्योंकि हवाएं बहुत तेज हैं, इसके इसलिए इसका एनवेलप जो है, प्लूम जो है, वो बढ़ रहा है। पहले से कहीं ज्यादा क्षेत्रों में उसका फैलाव देखने को हमें मिल सकता है। जी। जी, जीपी शर्मा जी, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, क्लाइमेट चेंज का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सडन जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये क्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग से हम कनेक्ट करके देखते हैं, तो क्या क्लाइमेट चेंज भी इस तरह के सडन डिसरप्शंस का वजह बन रहा है? जी नहीं, ये ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जिसका कि अभी तक तो कोई क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं देखा गया। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस, और काफी समय से चल रहा है। और अभी जैसे परिस्थितियां चल रही हैं उससे तो ऐसी संभावना बनी है कि वो तो होता रहेगा। उसके कारण हाँ, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, इंटेंस वेदर इवेंट है, हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट है, उस पर उनका जरूर असर होता है। फ्रीक्वेंट हीट वेव पे होता है, कोल्ड वेव पे होता है। लेकिन ये जिसका मैंने मेंशन किया कि ये एक नेचुरल डिजास्टर इस स्केल के हैं, अर्थक्वेक है या वोल्केनो है, इसका क्लाइमेट चेंज से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप कर पाना अभी तो इस संभव नहीं है। जी। इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। और हालांकि क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज है, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी स्तर पे, जितनी भी हमारे वेदर इवेंट्स हैं, उसमें उसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल सी बात है कि क्या इसका असर हमें इन चीजों पे, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वॉल्केनो हो, इसके ऊपर भी कुछ देखने को मिल सकता है। क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल सी बात है। जी। जी, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है और ये खबरें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं कि देखिए इथियोपिया में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, राख का गुब्बार आ रहा है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें अगर आप समझाना चाहें ये जो घटना हुई है, आखिरी आपसे 1 मिनट लूँगा मैं, कि किस तरह से आप समझाएँगे कि ताकि वो पैनिक ना करें और इस पूरे मामले को समझ लें? देखिए, ये एक जैसे मैंने बोला कि नेचुरल डिजास्टर है, उसके कारण जो भी सावधानी बरतनी चाहिए एक आम नागरिक को, वो हमें जरूर एहतियात बरतनी चाहिए। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तो आजकल वैसे ही, क्योंकि एक्यूआई जो है बहुत स्थानों पर वेरी पुअर या सीवियर, या कुछ स्थानों पर हैजार्डस कंडीशन पे भी है। लोग जितनी सावधानी बरत रहे हैं, चाहे वो हम मास्क की बात करें, N95 मास्क की बात करें, या एक्सपोजर ना होने दें अपने आप को उन कंडीशंस के लिए, वो इस स्थिति में भी उसका हम लगातार सावधानी बरत के उसका पालन करते रहे। जो हम अदरवाइज एक्यूआई के लिए कर रहे हैं उसको थोड़ा और एक्सटेंड करें और थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि ये घटना जो है वॉल्केनिक ऐश की,
जैसे मैंने टाइम फ्रेम बताया, हमें नहीं पता कि एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा और या हमें और 2-3 दिन देखने को मिलेगा, और कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे। हाँ, इतना अंदाज जरूर है कि मौसम के चलते, हवाओं के चलते इसका स्प्रेड बढ़ने वाला है। इसलिए सावधानी इसी में है कि हम अपने बाकी जो प्रिकॉशंस हैं उसको जरूर मेंटेन करें, अपने एक्सपोजर को लिमिटेड सा रखें, जितना कम से कम हो उतना रखें, और एहतियात बरतें उस तरफ में कि जो भी, विशेषकर सांस संबंधी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो उनको जरा ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखें, घर के भीतर रहें, और अगर जरूरी है तो फिर बाहर जाना तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, अच्छे वाले मास्क का, N95 मास्क जो है उसका प्रयोग जरूर करें।